जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पिछली 2 क्लासेस में हमने टेंस सीखे। पहली क्लास में हमने टेंस को पहचानना सीखा, जबकि दूसरी क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस के वाक्यों की हेल्पिंग वर्ब सीखी। स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम पास्ट और फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्मूलाज सीखेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट टेंस के पहले टेंस की, जो कि है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को कैसे पहचाना जाएगा। जब आपके वाक्य में सब्जेक्ट ने ये काम किया या फिर ये काम हुआ, इस तरह की बात होगी, तो वो जो वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। स्टूडेंट्स, तो इनमें आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है डिड, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें आपको डिड नहीं लगानी होती, बल्कि आपको डिड की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना होता है। स्टूडेंट्स, ये वे वाक्य होते हैं जो कि ना तो नेगेटिव होते हैं और ना ही इंटेरोगेटिव, यानी अगर सेंटेंस में ना तो नहीं आए और ना ही उसमें कोई प्रश्न पूछा जाए, यानी सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो, सकारात्मक वाक्य हो, तो वहाँ आप हेल्पिंग वर्ब डिड की बजाय वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, यानी चाहे एक वचन करता हो, या फिर जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो प्लूरल यानी बहुवचन हो, आपको ये नहीं देखना है। दोनों के साथ ही डिड का प्रयोग किया जाता है। जितने भी प्रोनाउंस इस समय आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इन सब के साथ भी डिड का ही यूज होगा। ठीक इसी तरह से चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, मतलब एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, आपको सभी के साथ या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है या फिर डिड लगाना है। स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस को पढ़िए। इन्हें पढ़ने पर आप पाएंगे कि जिन सेंटेंसेस में नॉट आया था, यानी जो नेगेटिव सेंटेंसेस थे या फिर जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे जिनमें कोई क्वेश्चन किया गया था, उनके साथ डिड का यूज़ किया गया है। जबकि जो सेंटेंसेस अफर्मेटिव थे, यानी ना तो जिनमें नॉट था ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया था, उनमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई गई है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब डिड की बजाय वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डिड केवल तभी एक्सेप्टेबल होती है जबकि वाक्य एम्फेटिक हो। ये वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी बात को जोर देकर कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये वाक्य रहा था, रही थी, रहे थे आदि से खत्म होंगे। स्टूडेंट्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में हमेशा वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं यानी एक वचन करता है, उनके साथ वॉज का प्रयोग होता है, जबकि जो बहुवचन करता है यानी प्लूरल सब्जेक्ट्स है, उनके साथ वर का यूज़ किया जाता है। कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया जाता है, जैसे गोइंग। स्टूडेंट्स, एक शब्द आपको पिछली क्लास में बताया गया, आयु देवी, यानी आई, यू, दे और वी। इन चारों प्रोनाउंस के साथ वे हेल्पिंग वर्ब्स लगाई जाती हैं जो कि बहुवचन कर्ता के साथ लगती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, जहाँ तक पास्ट टेंस की बात है, आपको याद रखना है कि आई, यू, दे, वी, इनमें से केवल आई के साथ आपको बहुवचन कर्ता की नहीं बल्कि एक वचन कर्ता की हेल्पिंग वर्ब यानी वॉज लगानी है। अब इन एग्जाम्पल्स को देखिए। दे वर हेल्पिंग मी, वे मुझे मदद कर रहे थे। स्टूडेंट्स, क्योंकि इस वाक्य में सब्जेक्ट था दे बहुवचन करता है, इसलिए यहाँ हमने वर का प्रयोग किया। सुनील वॉज ओपनिंग द डोर, सुनील दरवाज़ा खोल रहा था। यहाँ है सब्जेक्ट सुनील, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एक वचन करता है, इसलिए इसके साथ वॉज का प्रयोग किया गया। माई फादर वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर, मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। माई फादर ये एक वचन करता है, इसलिए यहाँ वॉज का प्रयोग हुआ। अब यहाँ इस सेंटेंस पर गौर कीजिए, आई वॉज बाइंग मैंगोज, मैं आम खरीद रहा था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ क्योंकि सब्जेक्ट है आई, लेकिन पास्ट टेंस में आई को बहुवचन करता नहीं बल्कि एक वचन करता माना गया है, इसलिए हमने यहाँ वर का नहीं वॉज का प्रयोग किया। और लास्ट सेंटेंस में चिल्ड्रन वर प्लेइंग, यानी बच्चे खेल रहे थे। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ चाइल्ड होता मतलब एक बच्चा, तो हम यहाँ वॉज का प्रयोग करते, लेकिन यहाँ है चिल्ड्रन यानी कई सारे बच्चे, इसलिए यहाँ वर का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पर। आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस था, थी या थे से खत्म होंगे और इनके बीच में चुका, चुकी, चुके या लिया शब्द आपको नजर आएगा। स्टूडेंट्स, अच्छी बात यह है कि चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता हो या फिर प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता हो, दोनों के ही साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है जो कि होती है हैड, यानी
अगर आपके वाक्य में एक वचन करता है सब्जेक्ट तो भी वहाँ आपको हैड लगाना है, और अगर आपके वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है यानी बहुवचन करता है तो भी आपको हैड का ही प्रयोग करना है। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे ये एक वचन है चाहे ये बहुवचन है, आपको सबके साथ हैड का ही यूज़ करना है। स्टूडेंट्स इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप कोई ऐसा वाक्य ट्रांसलेट कर रहे हैं जो किसी भी परफेक्ट टेंस का है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो, फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, या फिर अगर वो वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी हो, अगर आपको परफेक्ट टेंस का सेंटेंस ट्रांसलेट करना है तो आप उसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करें। इन एग्जाम्पल्स को देखिए। आई हैड गॉन टू मार्केट, मैं बाजार जा चुका था। शी हैड रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुकी थी। दे हैड हेल्प मी, वे मुझे मदद कर चुके थे। चिल्ड्रन हैड प्लेड, बच्चे खेल चुके थे। आप देखेंगे कि यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस के इन सभी वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की। स्टूडेंट्स ये वे वाक्य होते हैं जो कि था, थी या थे से खत्म होते हैं। इनमें भी रहा, रही या रहे नजर आता है। साथ ही इनमें यह भी बताया जाता है कि कोई कार्य कितने समय से हो रहा था। स्टूडेंट्स इन वाक्यों की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। अच्छी बात यह है कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी एक वचन करता हो, या फिर जो सब्जेक्ट है वो बहुवचन करता हो, दोनों के ही साथ हैड बीन का ही प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स एक और बात जो ध्यान रखनी होती है कि इन वाक्यों में भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड की जाती है, और यहाँ भी कार्य जितने भी समय से हो रहा था उस समय से पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करना होता है। स्टूडेंट्स सिंस या फॉर का प्रयोग कैसे करते हैं ये आप पिछली क्लास में सीख चुके हैं। इन एग्जाम्पल्स को देखिए। आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। शी हैड बीन लर्निंग फ्रेंच सिंस 2018, वह 2018 से फ्रेंच सीख रही थी। दे हैड बीन रनिंग अ स्कूल फॉर 10 years, वे 10 साल से एक स्कूल चला रहे थे। माई फादर हैड बीन कंप्लेनिंग सिंस लास्ट 6 months, मेरे पिताजी पिछले 6 महीने से शिकायत कर रहे थे। स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहा या फिर प्लूरल, सभी के साथ हैड बीन का यूज़ हुआ है। आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड की गई है। साथ ही जितने समय से काम हो रहा था उस समय के पहले सिंस या फिर फॉर का भी प्रयोग किया गया है। फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस के साथ एक अच्छी बात यह है कि यहाँ हमें ये नहीं देखना होता कि जो सब्जेक्ट है सेंटेंस में वो एक वचन यानी सिंगुलर है या बहुवचन यानी प्लूरल है। कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है कि आई और वी के साथ आप शैल का प्रयोग करें या फिर शैल वाली किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, जबकि कोई और सब्जेक्ट अगर हो तो आप उसके साथ विल या विल से बनी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करें। ऐसे वाक्य जो कि अंत में गा, गी या गे से खत्म हो लेकिन उनके बीच में आपको रहा, रही, रहे या फिर चुका, चुकी, चुके, लिया आदि शब्द ना मिले तो आप समझ जाएं कि ये जो वाक्य है, ये जो सेंटेंस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। स्टूडेंट्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शैल। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि आई और वी अगर सब्जेक्ट हो तो आप उसके साथ शैल लगाएं, यानी अगर किसी सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी शैल। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है वी तो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी शैल। इनके अलावा सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो आपको उसके साथ विल का यूज़ करना है। स्टूडेंट्स यहाँ आपका एक बात जानना ज़रूरी है कि आजकल मॉडर्न इंग्लिश में, खास करके स्पोकन इंग्लिश में आई और वी के साथ भी विल का यूज़ किया जाने लगा है। लेकिन जहाँ तक बात है इंग्लिश ग्रामर की और एक रिटन एग्जाम की, तो वहाँ आपको आई और वी के साथ शैल या शैल से बनी हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। स्टूडेंट्स ये वे वाक्य होंगे जो कि अंत में गा, गी या गे से खत्म होंगे। साथ ही वाक्य के बीच में आपको रहा, रही या रहे भी मिलेगा। आप कह सकते हैं कि ये वाक्य रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द से खत्म होंगे। स्टूडेंट्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी या शैल बी। आपको यहाँ बिल्कुल नहीं देखना है कि जो आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो सिंगुलर यानी एक वचन है या प्लूरल मतलब बहुवचन है।
कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आई और वी के साथ आप शैल बी लगाएं, जबकि बाकी कोई अन्य सब्जेक्ट हो तो आप वहाँ विल बी का प्रयोग करें। स्टूडेंट्स, यहाँ भी क्योंकि ये वाक्य कंटिन्यूस है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ किया जाएगा। इन सेंटेंसेस को पढ़िए। ही विल बी वेटिंग फॉर द ट्रेन, वह ट्रेन का इंतज़ार कर रहा होगा। वी शैल बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। दे विल बी हेल्पिंग अस, वे हमें मदद कर रहे होंगे। आई शैल बी टेकिंग माई एग्जामिनेशन इन अप्रैल, मैं अप्रैल में अपनी परीक्षा दे रहा होऊंगा। यहाँ आपने देखा कि इन सभी वाक्यों में जहाँ आई और वी आया तो वहाँ हमने शैल बी यूज़ किया, जबकि जो दूसरे सब्जेक्ट्स थे तो वहाँ हमने विल बी का प्रयोग किया। साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमने सभी सेंटेंसेस में यूज़ की। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंसेस होंगे ये आखिर में गा, गी या गे से ख़त्म होंगे। साथ ही इनके बीच में आपको चुका, चुकी, चुके या फिर लिया शब्द नज़र आएगा। स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसेस की हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव या शैल हैव। यहाँ भी अच्छी बात यह है कि आपको नहीं देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको बस इतना देखना है कि आई या वी सब्जेक्ट हो तो आप वहाँ शैल हैव का यूज़ करें, जबकि इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो आप वहाँ विल हैव का यूज़ करें। साथ ही जैसा कि आपको पहले भी बताया गया कि जब भी आप कोई भी परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आप वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो वाक्य होंगे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होंगे, इसलिए इनमें भी हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होगा। अब जो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, चलिए इन्हें पढ़ते हैं। शी विल हैव फिनिश्ड द वर्क, वह कार्य खत्म कर चुकी होगी। यू विल हैव ओपन्ड द विंडो, तुम खिड़की खोल चुके होंगे। आई शैल हैव रिसीव्ड द लेटर, मैं पत्र प्राप्त कर चुकी होंगी। वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट को पूर्ण कर चुके होंगे। यहाँ हमने देखा कि जब आई या वी सब्जेक्ट थे तो हमने वहाँ शैल हैव का यूज़ किया, जबकि शी और यू के साथ विल हैव का यूज़ किया गया। स्टूडेंट्स, इन चारों ही सेंटेंसेस में हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। स्टूडेंट्स, ये वे वाक्य होंगे जो अंत में गा, गी या गे से ख़त्म होंगे। क्योंकि ये कंटिन्यूअस भी है इसलिए इनमें रहा, रही या रहे शब्द भी आएगा। साथ ही क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं, इसलिए कार्य कितने समय से हो रहा होगा ये भी इनमें दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है वो होती है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। स्टूडेंट्स, इनमें भी आपको वही बात ध्यान रखनी है, आई या वी के साथ आपको शैल हैव बीन का प्रयोग करना है, जबकि और कोई सब्जेक्ट हो तो वहाँ आपको विल हैव बीन का प्रयोग करना है। क्योंकि ये वाक्य कंटिन्यूअस के भी है इसलिए इनमें रहा, रही, रहे आया है, इसलिए आपको यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करना होगा। साथ ही जितने भी समय से कार्य जारी रहा होगा तो वहाँ आपको सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, उसके बाद आपको जो समय दिया गया है वो लिखना है। स्टूडेंट्स, अब इन सेंटेंसेस को पढ़िए। आप देखेंगे कि जहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट आई था तो वहाँ हमने शैल हैव बीन का यूज़ किया, जहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट वी था वहाँ भी शैल हैव बीन का यूज़ हुआ। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट सेंटेंस में रहे हमने सबके साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया है। साथ ही इन सभी वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ किया है और सिंस या फॉर लगाया है और उसके बाद हमने टाइम लिखा है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि निश्चित समय होता है तो वहाँ हम सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हमें फॉर का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ हमने फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस में लगने वाली हेल्पिंग वर्ब्स को सीख लिया है। जैसा कि टेंस की फर्स्ट क्लास में हमने आपसे कहा कि टेंस सीखना एक सीढ़ी की तरह है। आपने सबसे पहले टेंस को पहचानना सीखा, आपने ये सीखा कि कैसे किसी वाक्य को देखकर हम पहचानते हैं कि ये वाक्य किस टेंस का है। फिर जो दूसरा स्टेप था वो था हेल्पिंग वर्ब को पहचानना, जो कि अभी आपको बताया गया।
कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अलग अलग टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं तीसरे स्टेप पर। अब हमें सीखना है कि किस वाक्य में कौन सा फॉर्मूला लगाकर हम उसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने के पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सेंटेंस यानी वाक्य कितने प्रकार के हो सकते हैं। वैसे तो वाक्य कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो आपको जितना सीखने की ज़रूरत है वो सिर्फ इतना ही है कि आप समझें कि वाक्य 3 प्रकार के हैं: अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, बात शुरू करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस से। नेगेटिव सेंटेंसेस वे वाक्य होते हैं जिनमें नहीं दिखाई देता है, यानी जिन वाक्यों में आपको नहीं मिले समझ जाइए कि वो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए, अंत में एक प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क मिले, और अगर आपसे कोई सवाल पूछा गया है तो वो वाक्य प्रश्नवाचक यानी इंटरोगेटिव है। तो स्टूडेंट्स, अब आखिर में आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ आप सिर्फ इतना समझें कि ऐसा वाक्य जो ना तो नेगेटिव हो और ना ही इंटरोगेटिव, यानी ना तो जिसमें नहीं आए और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाए, तो ऐसा वाक्य सकारात्मक वाक्य होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इन सेंटेंसेस को पढ़िए। आप देखेंगे कि ना तो इन वाक्यों में नहीं शब्द आया है और ना ही इनमें कोई प्रश्न पूछा गया है। स्टूडेंट्स, आप समझ जाइए कि ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अब इन सेंटेंसेस को पढ़िए। आप देखेंगे कि इन सभी वाक्यों में आपको नहीं शब्द नजर आ रहा है, यानी हिंदी में कहें तो ये नकारात्मक वाक्य हैं, इंग्लिश में इन्हें नेगेटिव सेंटेंसेस कहा जाएगा। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों की। स्टूडेंट्स, इन वाक्यों को पढ़िए। आप देखेंगे कि ये सभी वाक्य क्या से शुरू हुए हैं। आप ये भी देखेंगे कि अगर आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है तो आप हाँ या ना में अपना उत्तर खत्म कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो भी वाक्य क्या से शुरू हो आप उन्हें इंटरोगेटिव 1 कहें। अब इन वाक्यों को पढ़िए। आप देखेंगे कि ये वाक्य क्या से शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन है तो ये प्रश्नवाचक वाक्य। इनके बीच में प्रश्न पूछने के लिए एक प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट्स, जो भी वाक्य इस प्रकार के हों जो क्या से शुरू ना हो, जिनमें एक प्रश्न पूछा जाए, साथ ही वाक्य के बीच में किसी प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, किसने आदि का प्रयोग हो, तो आप समझ जाएं कि ये है इंटरोगेटिव 2। तो अभी तक आपने सीखा कि अगर प्रश्न पूछने के लिए वाक्य में क्या का प्रयोग शुरुआत में ही किया गया है तो आप समझेंगे कि वो इंटरोगेटिव 1 है, और अगर वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किसी प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे वाक्य के बीच में इस्तेमाल किया गया है तो आप समझेंगे कि वो वाक्य इंटरोगेटिव 2 है। इन दोनों ही प्रकार के वाक्यों के फॉर्मूलाज भी अलग अलग होंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं फॉर्मूलाज को सीखना। जब भी कोई सेंटेंस अफर्मेटिव हो, यानी ना तो वो प्रश्नवाचक हो ना ही उसमें नहीं शब्द आया हो, तो आप उसे अफर्मेटिव की तरह बनाएं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले लगाएं सब्जेक्ट, फिर लगाएं हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाएं मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब, और उसके बाद लास्ट में लगाएं ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस को किस फॉर्मूला से बनाएंगे। स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपको कोई नया फॉर्मूला याद नहीं करना है, बल्कि अफर्मेटिव के फॉर्मूला में ही आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देना है। आपका नेगेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद एक्शन वर्ब यानी मेन वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस के फॉर्मूला का। स्टूडेंट्स, ये वे वाक्य होंगे जो कि क्या से शुरू होंगे। इनमें आपको कोई नया फॉर्मूला याद नहीं करना है, बल्कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला है उसी में आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देना है और सब्जेक्ट को उसके बाद। तो यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब, और उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट, और फिर सबसे आखिर में आपको एक क्वेश्चन मार्क ऐड करना नहीं भूलना है। और स्टूडेंट्स, अगर आपको इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का सेंटेंस ट्रांसलेट करना हो, यानी ऐसा वाक्य हो जिसमें बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या आदि आया हो, तो आप इंटरोगेटिव 2 का फॉर्मूला लगाएं। आपको
इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस का जो फॉर्मूला है उसी में बस आगे एक क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। अगर वाक्य में क्यों आया है तो आप वाई जोड़ दीजिए, अगर वाक्य में कैसे आया है तो आगे आप हाउ जोड़ दीजिए। यानी सबसे पहले आपको लगाना है क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब यानी एक्शन वर्ब जो भी काम उसमें हो रहा है जैसे खाना पीना रोना हंसना आदि, और आखिर में आप लगाएं ऑब्जेक्ट और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क ऐड करना नहीं भूलें। अगर आपके सामने ऐसा वाक्य आ जाए जो कि प्रश्नवाचक तो हो, उसमें कोई प्रश्न पूछा गया हो, साथ ही उसमें नहीं भी लिखा हो, तो स्टूडेंट्स आप देखें कि अगर वो इंटरोगेटिव 1 है यानी अगर क्या से शुरू हुआ है तो आप उसमें इंटरोगेटिव 1 का फॉर्मूला लगा दें। अगर वो इंटरोगेटिव 2 हो यानी बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो आप उसमें इंटरोगेटिव 2 का फॉर्मूला लगा दें और सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दें, आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर आप नहीं जानते कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है तो आप समझें कि वाक्य जिसके बारे में लिखा गया है या फिर वाक्य में जो क्रिया हो रही है उस क्रिया को जो करने वाला है वो सब्जेक्ट होता है। स्टूडेंट्स क्रिया में जो शामिल होता है यानी क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे इस वाक्य को देखिए, डेविड इज प्लेइंग फुटबॉल यानी डेविड फुटबॉल खेल रहा है। स्टूडेंट्स इस वाक्य में जो क्रिया हो रही है वो है खेलना। ये क्रिया करने वाला है डेविड, इसलिए डेविड कहलाएगा सब्जेक्ट, और ये क्रिया हो रही है फुटबॉल के साथ यानी क्रिया का जो प्रभाव है वो पड़ रहा है फुटबॉल पर, इसलिए फुटबॉल है ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इन चारों फॉर्मूलाज में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी हैं। आप हेल्पिंग वर्ब सीख चुके हैं कि अलग अलग टेंसेस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। जहाँ तक बात है मेन वर्ब या एक्शन वर्ब की, तो स्टूडेंट्स जो वाक्य है उसमें जो भी काम हो रहा है जैसे खेलना, गाना, सोना, पीना, खाना, ये सब एक्शन वर्ब्स हैं। इन्हीं एक्शन वर्ब्स को फॉर्मूलाज में मेन वर्ब यानी m.v. लिखा गया है। स्टूडेंट्स एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आपको सेंटेंस में डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट आदि शब्द दिखें तो आप इनमें हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। अगर आपको सेंटेंस में हैज या हैव या हैड या विल हैव या शैल हैव आदि मिले तो आप हमेशा वहां वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करें। अगर आपको सेंटेंस में रहा, रही या रहे शब्द नजर आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाना ना भूलें। आइए अब कुछ सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। मान लीजिए मेरी बहन किताब पढ़ चुकी है, ये वाक्य है जो आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहली क्लास में सीखा था कि सबसे पहले हमें वाक्य का टेंस, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्मूला पहचानना आना चाहिए। तो हमने वाक्य के नीचे लिख लिया THF। T मतलब टेंस, H मतलब हेल्पिंग वर्ब और F मतलब फॉर्मूला। सबसे पहले इसका टेंस पहचानते हैं क्योंकि वाक्य के अंत में अक्षर है हा, मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। क्योंकि इसमें चुके शब्द आया है इसलिए ये परफेक्ट है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव, ये आपको याद करना पड़ता है। क्योंकि इस वाक्य में सब्जेक्ट है मेरी बहन यानी सिंगुलर मतलब एक वचनकर्ता, इसलिए इसके साथ लगेगा हैज। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला की। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इस वाक्य में ना तो नहीं आया मतलब ये नेगेटिव नहीं है, ना ही इसमें कोई प्रश्न पूछा गया है मतलब ये इंटरोगेटिव भी नहीं है। इसका मतलब है ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हम यहाँ लगाएंगे। स्टूडेंट्स इस वाक्य में जो क्रिया हो रही है वो है पढ़ना, यानी पढ़ना है यहाँ एक्शन वर्ब, कहीं तो मेन वर्ब, और इस क्रिया को करने वाली है मेरी बहन, तो माय सिस्टर हो गया सब्जेक्ट। और स्टूडेंट्स क्योंकि पढ़ने की क्रिया हो रही है किताब के साथ तो किताब है ऑब्जेक्ट। अब हम फॉर्मूला में सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट को सही जगह पर लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा माय सिस्टर हैज़ रेड द बुक। स्टूडेंट्स रेड यहाँ रीड नहीं है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। रीड, रेड, रेड। अगला वाक्य बढ़ई कुर्सी कहाँ बना रहा था। आप देखेंगे कि आखिरी अक्षर है था, मतलब ये पास्ट टेंस है,
इसमें रहा शब्द आया है, मतलब ये कंटिन्यूअस है, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज या वर। क्योंकि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया है, इसलिए ये इंटेरोगेटिव टू है। फॉर्मूला होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वेयर वॉज द कारपेंटर मेकिंग द चेयर। स्टूडेंट्स, हर भाषा के कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शंस होते हैं। यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिनमें एक एक्सेप्शन है कि इंटेरोगेटिव टू के फॉर्मूला से आप कौन या किसने वाले वाक्य नहीं बना पाएंगे। उनमें आप अफर्मेटिव का फॉर्मूला लगाएं और सब्जेक्ट की जगह लगाएं हु। हु को आप एक वचनकर्ता माने। एक और अपवाद है कि ता है ती है वाले वाक्य यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य जो कि अफर्मेटिव हो, उनमें भी डू या डज हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाती। सब्जेक्ट एक वचन हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आई होप ये क्लास हेल्पफुल रही है। जय हिंद।